तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पुनः इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ डीसी मशीन में डीसी मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स और डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने इसके टाइप होते हैं प्रत्येक टाइप को डिटेल्स में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके पहले मैंने 3 वीडियो बना दी हैं ऑलरेडी डीसी मशीन पे, तो अगर आप उन 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में एकेटिव 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जा करके पहले उन 3 वीडियो को देख लीजिए डीसी मशीन्स के। उसके बाद इस पार्ट नंबर 4 पे आइए, ये हमारा पार्ट नंबर 4 का वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले क्या क्या मैंने बताया था आप सभी के, पूरा डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था और प्रत्येक डीसी मशीन के टाइप्स के बारे में बताया था और उनका डिटेल्स में चर्चा किया था। अब हमारा 3 टॉपिक छूट रहा था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्टार्टर और एक स्पीड कंट्रोल। तो आज कैरेक्टरिस्टिक्स हम कवर कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर में आप सभी का स्टार्टर और स्पीड कंट्रोल कवर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, पहले हम स्टार्ट करते हैं मोटर से, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर। उसके बाद फिर स्टार्ट बताएंगे, इसको ख़त्म करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेटर। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। एक होता है स्पीड करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है टॉर्क करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको देखिए, हम एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लड़कों को ना यहाँ मिस्टेक होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी स्पीड टॉर्क बोलेंगे, कभी टॉर्क करंट बोलेंगे, मतलब सब उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मतलब इसी में पूरा रिमिक्स कर देते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा एक ट्रिक है, जैसे कि एससी, ठीक है, एससी और एसटी, ये 2 क्या हैं, किसी कास्ट के नेम है। एससी एसटी कास्ट होता है ना, कोई फॉर्म भरो आप, एससी एसटी कास्ट होता है। तो एस मतलब क्या, स्पीड, सी मतलब क्या, करेंट, ठीक। इसी प्रकार पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है मोटर का, एस मतलब स्पीड, सी मतलब क्या, करेंट। और दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पीड टॉर्क है, तो क्या है, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टॉर्क। तो ये मिल गया आपको पहला, ये मिल गया आपको दूसरा, और तीसरा कैसे मिलेगा, नीचे से आ करके ये ऐसे जाना, ये ऐसे, तो ये हो गया तीसरा। देखिए क्या हो गया, टॉर्क करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये ट्रिक आप सबको अच्छी लगी होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला देख रहे हैं आप लोग, 3 फार्मूले हैं आप सबके सामने। ये फार्मूलों का यूज बहुत किया जाएगा आप सबके कैरेक्टर को निकालने में, ठीक है। तो पहला फार्मूला है T बराबर K फाई आई ए। दूसरा फार्मूला है, यहाँ पे T है टॉर्क, फाई है फ्लक्स, आई है आर्मेचर करंट। दूसरा फार्मूला है N बराबर V माइनस आई ए आर ए अपान के फाई। और तीसरा फार्मूला है यही V माइनस आई ए आर ए को आप क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ बोलेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N बराबर स्पीड बराबर बैक ईएमएफ अपान के फाई, ठीक। तो इन 3 फार्मूलों को माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, और इन्हीं फार्मूलों का यूज आगे होने वाला है प्रत्येक कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो पहला बात करते हैं हम सीरीज मोटर की। चलिए हम बात करते हैं। तो आप सबके सामने है सीरीज मोटर। तो देखिए, सीरीज मोटर का डायग्राम आप सबके सामने है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है बैक ईएमएफ, ये है इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, ये आर्मेचर करंट जा रही है इसमें, ठीक है। तो होगा क्या, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, तो जितनी करंट जाएगी, आर्मेचर करंट जितनी जाएगी वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से भी होकर के जाएगी, और जितना ज़्यादा आर्मेचर करंट होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा आप सभी के सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, ठीक। तो फाई एस सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई ए के, मतलब आर्मेचर करंट के। तो ई बी बराबर आप जानते हैं सभी, बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है मोटर में, 5 ZNP अपान 60 ये होता है। अब देखिए, अब रिलेशन निकालेंगे कैसे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं, टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप सभी जानते हैं कि आई ए बराबर क्या होता है, V माइनस ई बी अपान आई ए आर एस एस। अगर ई बी की वैल्यू घटेगी तो आप सभी के आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ती है इन मोटर में, ठीक। आफ्टर सैचुरेशन 5 SE विल रिमेन कांस्टेंट।
आप सभी के सेचुरेशन होने के बाद क्या होता है, फाई एस सी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रही है वो सेचुरेशन के बाद कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, इतना दिमाग में रखे रहिए। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो टी बराबर के फाई एस सी आई ए। तो आप सभी जानते हैं कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो फाई एस सी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। क्यों? क्योंकि यही सेम करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होकर के जा रही है। तो टी बराबर हो जाएगा आप सभी का के आई ए स्क्वायर। ठीक है, फाई एस सी की जगह पे आप आई ए रख दीजिए, तो के आई ए स्क्वायर हो गया। तो आप क्या समझ रहे हैं, अगर हम अब यहाँ पे टॉर्क और करंट के बीच में निकाल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क और करंट के बीच में, और टी अंक और पाते आई ए स्क्वायर है, तो बिफोर सेचुरेशन की बात हो रही है ना। सेचुरेशन के बाद तो मैंने बोला था यहाँ पे देखिए आपको कि आफ्टर सेचुरेशन फाई एस सी विल रिमेन कांस्टेंट। तो सेचुरेशन के बाद तो फाई एस सी कांस्टेंट हो जाना है, लेकिन यहाँ पे सेचुरेशन के पहले की हम बात कर रहे हैं। तो सेचुरेशन के पहले टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर होएगा। तो इसके वजह से आप बिफोर सेचुरेशन के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसने ऐसे जाएगा, पैराबोला जाएगा। आप सभी जानते हैं जब ऐसा रिलेशन हो कहीं भी टी इंक्वल पाते आई ए स्क्वायर, तो आप सभी का जो कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, और आफ्टर सेचुरेशन क्या होगा, ये डायरेक्ट अनलीनियर जाएगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर सेचुरेशन जो ये है फाई एस सी है, ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आफ्टर सेचुरेशन ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ओनली वन जो टॉर्क है वो डिपेंड करेगा सिर्फ आर्मेचर करंट पे। ठीक, तो वही चीज़ हम आगे लिखे हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल आई ए स्क्वायर सेचुरेशन के पहले, लेकिन सेचुरेशन के बाद क्या होगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल आई ए होगा। ठीक, तो आप सबके सामने ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको ड्रा कर लीजिए और उम्मीद हम कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक, तो आगे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो आफ्टर सेचुरेशन T1/T2 को आप लिख सकते हैं IA1/IA2। इट मीन्स दैट इफ आर्मेचर करंट बिकम्स 2 times देन टॉर्क आल्सो विल बिकम 2 times आफ्टर सेचुरेशन। आफ्टर सेचुरेशन मतलब क्या होता है, टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल होता है ओनली वन आई ए के, मतलब आर्मेचर करंट के। और इसी वजह से आफ्टर सेचुरेशन में अगर हम करंट की वैल्यू, आर्मेचर करंट की वैल्यू दुगना करेंगे तो उसका टॉर्क भी दुगना होगा। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखें। इट मीन्स दैट इफ आर्मेचर करंट बिकम 2 times दैट टॉर्क आल्सो विल बिकम्स 2 times आफ्टर सेचुरेशन। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बिफोर द सेचुरेशन, सेचुरेशन के पहले क्या होगा, टॉर्क जो प्रोपोर्शन होता है आई ए स्क्वायर की होता है। मीन्स व्हेन करंट बिकम्स 2 times देन टॉर्क विल बिकम्स 4 times। तो सेचुरेशन के पहले अगर आप आर्मेचर करंट की वैल्यू दोगुना करेंगे तो सबका टॉर्क की वैल्यू जो है वो 4 गुना आएगा, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल होएगा आई ए स्क्वायर के बिफोर सेचुरेशन। ठीक, अब हम ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मतलब टॉर्क करंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम बात करते हैं स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो स्पीड, अब हमारा टारगेट क्या है, हमें रिलेशन निकालना है स्पीड मतलब एन और करंट मतलब आई ए के बीच में। ठीक, तो आप सभी जानते हैं ये फार्मूला, बेसिक फार्मूला मैंने पहले 3 फार्मूला लिखा दिया था कि स्पीड बराबर V माइनस आई ए आर ए अपान के फाई, या फिर स्पीड बराबर ई बी बाई के फाई आप लिख सकते हैं। ठीक, आई ए आर ए क्या है, ड्रॉप को इग्नोर कर दिया जाए, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते वक्त आई ए आर ए जो ड्रॉप होती है उसको हम निगलेक्ट करके चलते हैं, और एन प्रोपोर्शनल हो जाएगा आप सभी के। जब ये निगलेक्ट कर देंगे आई ए आर ए तो एन प्रोपोर्शनल हो जाएगा V बाई फाई एस सी के। ठीक, और आप सभी जानते हैं कि फाई एस सी किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई ए के प्रोपोर्शनल होता है। और हमारा टारगेट भी क्या था, स्पीड और करंट के बीच में रिलेशन निकालना। तो आपको देखिए रिलेशन मिल गया ना, एन प्रोपोर्शनल V बाई आई ए। आई ए कैसे हुआ फाई एस सी की जगह पे, क्योंकि सीरीज मोटर में फाई एस सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट आई ए के। तो V बाई आई ए मतलब स्पीड और करंट के बीच में रिलेशन क्या निकल के आया, एन प्रोपोर्शनल 1 बाई आई ए निकल के आया। आप जानते हैं कहीं भी अगर प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा 2 पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन हो तो आपका कर्व कुछ ऐसा बनता है। ठीक, ये ऐसा मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो आर्मेचर करंट घटेगा, अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो स्पीड घटेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और आप देख सकते हैं आगे, इफ़ द सीरीज मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड देन आई ए बराबर 0। अगर आप सभी का सीरीज मोटर जो है वो नो लोड पे रन कर रहा है तो कोई करंट लेगा नहीं, आई ए की वैल्यू 0 आएगी। अब आप यहाँ पे समझिए एक बात, आप सभी सुनते होंगे, हो सकता है बहुत लोग रटे होंगे
कि सीरीज मोटर का जो यूज होता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए होता है और इसका स्पीड रेगुलेशन ख़राब होता है और इसको नो लोड पे कभी नहीं ऑन किया जाता। तो रीज़न इसका देखिए यही है कि स्टार्टिंग टॉर्क क्यों हाई होता है, क्योंकि इसका जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA के, और आफ्टर सेचुरेशन तो IA स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। स्पीड रेगुलेशन क्यों ख़राब होता है, क्योंकि इसमें अगर हम नो लोड की कंडीशन में चलाते हैं तो ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप इसे समझिए नो लोड है, IA की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी ना। IA अगर 0 कर देंगे नो लोड की कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में IA 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्मेचर में कोई करंट नहीं लेगा, नो लोड पे है, तो IA 0, तो स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से सीरीज मोटर का और स्पीड रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है, नो लोड टू फुल लोड अपॉन नो लोड स्पीड, यही होता है ना। तो स्पीड रेगुलेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। स्पीड रेगुलेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने का मतलब क्या है, आप सभी का पुअर रेगुलेशन है, स्पीड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक। तो इफ़ द सीरीज मोटर इज रनिंग ऑन नो लोड देन IA बराबर 0। अगर आप सभी का सीरीज मोटर नो लोड की कंडीशन में रन कर रहा है तो IA की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। आगे देखिए, phi AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA, n प्रोपोर्शनल V माइनस IA अपॉन K phi AC, इट मीन्स दैट series motor must never be run at no load because the speed will become dangerously high। तो इसीलिए सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे ऑन नहीं किया जाता है। अगर नो लोड पे ऑन किया जाएगा तो IA की वैल्यू 0 आएगी या फिर बहुत कम आएगी। IA की वैल्यू बहुत कम आने की वजह से स्पीड की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, जो कि डेंजरसली मतलब खतरे वाली बात है। कोई अगर वर्क कर रहा है कोई, मतलब उसको खतरा हो सकता है, आंसू के शाफ्ट टूट सकती है, स्टेटर उखड़ सकता है, उसका नट बोल्ट, समझ रहे हैं नहीं। तो इसीलिए सीरीज मोटर को कभी नो लोड के कंडीशन में ऑन नहीं किया जाता है। बाकी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है, इसका स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है, ठीक फ्रेंड्स। तो स्पीड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड, ये स्पीड रेगुलेशन का फार्मूला होता है इंटू 100, ठीक। तो लास्ट में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और बचा है, टॉर्क स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो T बराबर K phi IA स्क्वायर होता है सीरीज मोटर में, आप लोग अभी पीछे जस्ट यही बताए हैं। तो IA बराबर हो जाएगा, IA स्क्वायर बराबर हो जाएगा T/K, और ये क्या है, स्पीड टॉर्क है ना, तो हमें इस रिलेशन किसके बीच में निकालना है, यस और T के बीच में, ठीक। तो अभी हम IA और T के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, स्पीड और टॉर्क के बीच में रिलेशन निकालना। तो IA के बराबर IA निकल के आया, IA अनुपाते रूट में T, और हम जानते हैं IA प्रोपोर्शनल होता है किसके, phi AC के सीरीज फ्लक्स के, किस में, सीरीज मोटर में। तो आप इसको phi AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट में T मतलब टॉर्क आप लिख सकते हैं, ठीक। और आप अभी देखिए, अभी यहीं रुके रहिए, आप यहाँ पे रुक जाइए, ठीक। अब आगे देखिए, स्पीड बराबर, ये नेक्स्ट वाला फार्मूला लगाइए, स्पीड बराबर V माइनस IA RA अपॉन K phi SC। तो n बराबर स्पीड बराबर हो गया आप सभी का, ये नेगलेक्ट होता है, बताए थे कभी पहले कि इसको नेगलेक्ट मान के चलेंगे IA RA को, तो हो गया V बाई K phi SC। और phi SC किसके प्रोपोर्शनल है, रूट में T के, तो स्पीड प्रोपोर्शनल 1 बाई रूट में T। तो आपका देखिए स्पीड और टॉर्क का रिलेशन निकल के आ गया कि नहीं, हमें स्पीड n स्पीड और T टॉर्क के बीच में रिलेशन निकालना था। तो रिलेशन क्या निकल के आया, n बराबर n प्रोपोर्शनल 1 बाई रूट में T। तो अब जहाँ भी इस टाइप का रिलेशन होता है तो वहाँ पे कैसा कर्व बनता है फ्रेंड्स, ऐसा, मतलब अगर टॉर्क बढ़ेगी तो स्पीड घटेगा, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टॉर्क घटेगा, ठीक। ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स सीरीज मोटर का, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सीरीज मोटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और रही बात कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो हम वो अलग से नोट कर दिए हैं, तो आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज मोटर। तो सीरीज मोटर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो अपने बातों में तो खैर हम वैसे भी बता दिए हैं, लेकिन आप लिख लीजिए चीज़ों को, आपको क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है, कॉपी को अच्छे से सजाना है, तो इस पर्पज़ से आप लोग चीज़ों को एक एक चीज़ों को नोट करते रहिए, जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक। तो पॉइंट नंबर 1 है, सीरीज मोटर हैविंग हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क देन एनी मोटर, देयरफॉर दीज मोटर आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक क्रेन होइस्ट। तो सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये और मोटर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सीरीज मोटर का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक क्रेन होइस्ट में करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 2, दिस स्पीड रेगुलेशन इज वेरी पुअर। सीरीज मोटर का स्पीड रेगुलेशन बहुत पुअर होता है, विच इज़ वेरी हाई इंडेफाइनाइट। तो इसका स्पीड रेगुलेशन बहुत पुअर होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा होता है। और पॉइंट नंबर 3 है,
इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर बेल्ट ड्राइव, इट इज़ यूज विथ क्रेन ड्राइव और डायरेक्ट कपलिंग। इसका यूज बेल्ट ड्राइव में या फिर क्रेन ड्राइव में या फिर डायरेक्ट कपलिंग में कभी नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, आप सभी का, सीरीज मोटर कैन नेवर बी स्टार्टेड ऑन नो लोड बिकॉज द स्पीड व्हील। सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड की कंडीशन में ऑन नहीं किया जाता। क्यों? अभी पीछे बताया था, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा डेंजरसली हाई हो जाएगा, बिकम डेंजरसली हाई। ठीक, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिंस आइए अनुपाती रूट में टी, hence with increase in the torque there is least variation in the armature current than any other motor। ठीक, तो इस रिलेशन की वजह से अगर हम इसमें टॉर्क में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे तो इसके इस आर्मेचर करंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे तो टॉर्क पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और मोटर के अपेक्षा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका सीरीज मोटर यहाँ पे हुआ ख़त्म, सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करते हैं शंट मोटर की। तो देखिए, आप सबके सामने आ चुका है शंट मोटर, और शंट मोटर का पहले हम बात करते हैं टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में। तो आप देख सकते हैं शंट मोटर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट आप सबके सामने है। ये सीरीज शंट फील्ड वाइंडिंग है, और ये आर्मेचर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, बैक ईएमएफ है, ये सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज है, फिर सप्लाई वोल्टेज है। ठीक, और हम जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, KF/ISH IA होता है, और इसमें ISH मतलब ये इधर वाली करंट ISH, अगर हम इसमें ISH निकालेंगे तो हो जाएगा V/RSH। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो अप्लाइड वोल्टेज है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, और ये जो रेजिस्टेंस है शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हम क्या समझते हैं, मतलब ISH बराबर V/RSH, और V कांस्टेंट हमेशा रहेगा, RSH भी कांस्टेंट रहेगा। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ISH भी कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट में कांस्टेंट हम डिवीजन करेंगे तो जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक, तो अब phi/SH कांस्टेंट है, phi/SH मतलब ये कांस्टेंट है, इसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होगी, मतलब ये phi/ISH जो जा रही है RSH में, RSH मतलब वाइंडिंग में, इस शंट फील्ड वाइंडिंग में, इसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा phi/SH, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि ISH की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक, ISH की वैल्यू कैसे कांस्टेंट है, V/RSH होगा, V का वैल्यू कांस्टेंट, RSH की वैल्यू कांस्टेंट, इस वजह से ISH की वैल्यू कांस्टेंट, तो phi/SH की वैल्यू कांस्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, तो शंट फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, मतलब इससे ये पूरा मामला जो टॉर्क है ये phi/SH पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ये ओनली वन डिपेंड करेगा IA मतलब आर्मेचर करंट पर। मतलब आप क्या समझे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट, और इसका जो कर्व आएगा वो लीनियर एकदम आएगा ऐसा। ठीक, जबकि सीरीज मोटर कैसा आ रहा था, वो ऐसा आ रहा था, पैराबोलिक ऐसे उठता चला जा रहा था और सैचुरेशन के बाद लीनियर हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये phi/SH पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ओनली वन टॉर्क डिपेंड करेगा सिर्फ IA मतलब आर्मेचर करंट पर। ठीक, कैसे डिपेंड करेगा वो हम समझा दिए हैं, और ये लीनियर जाएगा, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IA, तो ये लीनियर जाएगा कर्व, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में ये कर्व है। ठीक, hence the shunt field flux is taken as constant from no load to full load। वही चीज़ जो हम बताएं वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि आप सबका शंट फील्ड फ्लक्स जो होता है वो नो लोड से लेकर के फुल लोड तक कांस्टेंट होता है। With increase in torque there is largest variation in the increase in the armature current। तो इसमें शंट मोटर में अगर हम टॉर्क की वैल्यू बढ़ाना चाहेंगे तो हमें आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन हमें वहाँ सीरीज वाले में क्या फ़ायदा हो रहा था, स्टार्टिंग टॉर्क हम क्यों बोल रहे थे हाई है, क्योंकि वो IA स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, सैचुरेशन के बाद IA प्रोपोर्शनल हो रहा था ना। लेकिन हम वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क जो है बस वो नो लोड से लेकर के फुल लोड तक IA के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। तो मतलब अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए होगा तो आपको IA मतलब आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ेगी। इससे होगा क्या, I² R लॉसेस होगा, आपकी मशीन जल भी सकती है, वाइंडिंग जल सकती है, समझ रहे नहीं। इस वजह से जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं, ना कि शंट मोटर का। शंट मोटर का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे स्पीड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये
हमेशा नो लोड से लेकर के फुल लोड तक इसके टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट होती है और इसका स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है, कम एकदम होता है, नेगलेक्ट के बराबर आप समझ, मतलब जीरो बराबर आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिए, स्पीड करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट मोटर। तो वो तो हो गया आप सबका, टॉर्क और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आया, लीनियर आया, और स्पीड अब करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताने वाले हैं शंट मोटर का। तो एन बराबर होएगा V माइनस आई ए अपान के फाई एस एच, ये बेसिक फार्मूला है। इसमें आप सभी जानते हैं फाई एस एच कॉन्स्टेंट होगा, कैसे होगा अभी पीछे जस्ट हम बताए हैं। तो ये कांस्टेंट होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो डायरेक्टली जो स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो एन प्रोपोर्शनल होगा V माइनस आई ए आर ए के। और आई ए आर ए बताए थे पहले ही स्टार्टिंग में ही कि आई ए आर ए नेगलेक्ट हम मान के चलेंगे कर्व को, कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालते वक्त। तो स्पीड प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक, तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व कुछ देखिए ऐसा बनेगा। अगर हम आर्मेचर करंट और स्पीड की हम बात करते हैं तो कर्व आप सभी का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करेंगे तब ये, अगर नो लोड स्पीड को कंसीडर करेंगे तो ये, और आर्मेचर रिएक्शन को अगर नेगलेक्ट करके मानेंगे तो ये कर्व आएगा। ठीक, तो आर्मेचर रिएक्शन नेगलेक्ट कर दिए जाने पर देन फाई एस एच बराबर कॉन्स्टेंट। अब आगे आप देख सकते हैं इसी प्रकार है आप सबका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पीड है, ये टॉर्क है, और आप सबका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार आता है। और कैसे आता है चलिए भी बता देते हैं हम लोग। तो एन बराबर V माइनस आई ए आर ए अपान के फाई एस एच, ये बेसिक फार्मूला है, सभी जानते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ ले रहे हैं अलग अलग, V बाई के फाई एस एच माइनस आई ए आर ए अपान के फाई एस एच। और एट नो लोड कंडीशन में क्या होता है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब जीरो के बराबर होता है। तो देन क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर V बाई के फाई एस एच माइनस जीरो, मतलब इसको आप V बटे के फाई एस एच को एन नॉट, मतलब एन नॉट मान सकते हैं। तो वही चीज़ हम लिखे एन बराबर एन नॉट माइनस आई के आर अपान के फाई एस एच। और जहाँ आप सभी जानते हैं फाई एस एच क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो आप इस पूरे वैल्यू को क्या मान सकते हैं, टी कोई कांस्टेंट मान लीजिए, एन नॉट माइनस टी अपॉन आर ए। तो एन प्रोपोर्शनल हो गया एन नॉट माइनस टी आर ए। अभी इसी चीज़ को आप देखिए कैसे इसको दिखा रहे हैं, वाई अनुपात सी माइनस एम एक्स। तो कहीं भी अगर ऐसा फार्मूला था, अगर आप हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे इस रिलेशन के कर्व को कि वाई बराबर सी माइनस एम एक्स, तो आप सभी का कर्व कुछ ऐसा बनता होगा। ठीक, ठीक फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये आपको शंट मोटर भी समझ में आ चुका होगा। और रही बात शंट मोटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो हम अलग से नोट किए हैं, चलिए वो बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और सभी के फ्रेंड्स ओवरनाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते हैं, सेमेस्टर के 2 दिन 4 दिन पहले उठते हैं और 2 दिन 4 दिन पहले पढ़ के सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा बीट करना चाहते हैं सेमेस्टर को, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर चीज़ें ना समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया करिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और प्लेलिस्ट में हमने 4th सेमेस्टर के इक्विटिव 4th सेमेस्टर फॉर बीटेक स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के सारे वीडियो बना रखे हैं। और जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं वो इक्विटिव 4th सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में भेज दे रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने सारे वीडियो एक तरफ से देख लीजिए। ठीक, और हाँ, टेलीग्राम का लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम क्वांटम का पीडीएफ और जो चीज़ें पढ़ाते हैं उनका भी पीडीएफ समय समय पे भेज देते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आपको लाभ मिलता रहेगा बीच बीच में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग शंट मोटर, तो शंट मोटर से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पॉइंट नंबर 1 है दीज मोटर हैविंग नॉर्मल टॉर्क एंड इज गुड स्पीड रेगुलेशन। इस मोटर का जो टॉर्क होता है वो नॉर्मल होता है और इसका स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 2, इट इज़ बेसिकली कांस्टेंट स्पीड मोटर। ये जो होता है एक प्रकार से कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, मैंने पहले बता दिया था। द चेंज इन स्पीड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज़ वेरी स्मॉल। तो नो लोड से लेकर के फुल लोड तक अगर हम देखें इस चीज़ को, इस मोटर को, तो इसका स्पीड में वेरिएशन कम आता है। ठीक, पॉइंट नंबर 4, शंट मोटर हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो शंट मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के सिमिलर होता है, समान होता है। ठीक, पॉइंट नंबर 5, दिज मोटर और शंट मोटर आर प्रेफर्ड इन स्टील रोलिंग मिल, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मशीन टूल एंड इन लेथ मशीन। तो शंट मोटर हम लोग प्रेफर्ड करते हैं किसमें, स्टील रोलिंग मिल में। जहाँ भी रोलिंग आए ना वहाँ पे शंट मोटर मार दिया करिए आप लोग। स्टील रोलिंग मिल में, टेक्सटाइल में, इंडस्ट्री पेपर में और मशीन टूल्स में,
तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट, मशीन टूल्स बहुत पूछता है, मशीन टूल्स में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक। और लेथ मशीन में भी हम लोग करते हैं डीसी शंट मोटर का उपयोग, ठीक। आपका डीसी शंट मोटर हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब हम बात करते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में। तो आप सबके सामने है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये है अप्लाइड वोल्टेज। और टॉर्क का फार्मूला सभी जानते हैं KFI होता है। तो कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव मतलब दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ेंगे, φSH शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रही है φSH, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रही है φSC, दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, T बराबर KFISH φSC IA, इससे क्या हुआ, फ्लक्स बहुत ज़्यादा तो टॉर्क बहुत ज़्यादा, और स्पीड इसमें कम हो जाएगी। कम्युलेटिव कंपाउंड में क्या होता है कि फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा प्राप्त होता है, और स्पीड की वैल्यू कम होती है। स्पीड रेगुलेशन इसका उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें एक एडवांटेज है कि जो डीसी सीरीज मोटर में क्या हो रहा था कि नो लोड की कंडीशन में बहुत डेंजरसली, मतलब बहुत खतरनाक उसका स्पीड हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। लेकिन इसमें ये मतलब एडवांटेज है कि इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो φSH है वो रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड नहीं बनेगा। तो ये उसके जगह पे कहीं कहीं यूज किया जाता है सीरीज मोटर की जगह पे, ठीक। बाकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ये टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड का, ये शंट का, ये डिफरेंशियल का, ये सीरीज का, और ये है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है डिफरेंशियल का, ये है नो लोड स्पीड का, ये शंट का, ये कम्युलेटिव का, ये सीरीज का, ये स्पीड और टॉर्क के बीच में है। और अगर स्पीड की हम बात करें तो बोले थे ना कि अगर आप सबका कम्युलेटिव है तो φSH और φSC जुड़ेगा तो स्पीड आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका डिफरेंशियल कंपाउंड है तो φSH माइनस φSC, मतलब φSH में से सीरीज शंट फील्ड फ्लक्स में से सीरीज फील्ड फ्लक्स घटेगा तो आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें कम स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कम स्टार्टिंग टॉर्क और अच्छा खासा स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और लास्ट में ये है आप सबका करेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिफरेंशियल का, ये नो लोड स्पीड का, ये शंट का, ये कम्युलेटिव का, ये सीरीज का। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ बोथ शंट एंड सीरीज फ्लक्स इट हैज़ ए मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स दोनों के प्रेजेंट होने के कारण जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कुछ शंट का भी गुड उसमें होता है और कुछ सीरीज का भी गुड क्वालिटी होता है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, इट्स टॉर्क इज बेटर देन शंट मोटर एंड आल्सो देन डिफाइन स्पीड एट नो लोड। तो इसका जो टॉर्क होता है वो शंट मोटर से अच्छा होता है, और एंड आल्सो दैट डिफिनिट स्पीड एट नो लोड, और जो इसका स्पीड होता है वो नो लोड की कंडीशन में डिफिनिट मतलब एक निश्चित स्पीड होता है। जबकि इस सीरीज में यही तो डिसएडवांटेज था कि नो लोड की कंडीशन में उसका स्पीड डेंजरसली हाई हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, खतरनाक हो जा रहा था। और यही इसका एडवांटेज है कि ये नो लोड की कंडीशन में जिसका स्पीड होगा वो डिफिनिट होगा, मतलब एक निश्चित स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो φSC एक ही तो था फ्लक्स φSC, अगर ISH की वैल्यू कम कर दिए, φSH की वैल्यू कम हो गई तो स्पीड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि φSC प्लस φSH भी इसके साथ जुड़ रहा है। अगर आप φSC की वैल्यू कम भी करते हैं तो भी φSH तो कांस्टेंट है, वो तो ऑलरेडी रहेगा ना, तो इस वजह से इसकी स्पीड एक प्रकार से डिफिनिट होती है यहाँ पे, ठीक। ये एडवांटेज है इसका। आगे देखिए, दीज मोटर आर आल्सो यूज फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क विथ इंटरमीडिएट लोड। इस मोटर का यूज जो होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किया जाता है विथ, और किस लोड के लिए, इंटरमीडिएट लोड के लिए, ठीक। एप्लीकेशन देख लीजिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इन शेयरिंग मशीन में किया जाता है, इन पंचिंग मशीन में, इन प्रेसिंग मशीन में, इन कंप्रेसर मशीन में, ठीक। आगे देख सकते हैं आप लोग लास्ट मोटर डिफरेंशियल मोटर। तो देखिए मोटर अब यहाँ पे आप सबको हो जाएगा ख़त्म, और इसके बाद हम जल्दी जल्दी करके बता देंगे। लगभग अभी आपका आधा घंटा हुआ है और 20 मिनट में कवर कर लेंगे पूरा जनरेटर का, कभी कैरेक्टरिस्टिक जनरेटर में, जैसे कि यही जो 5 हम यहाँ पे बताए हैं यही 5 जनरेटर का भी बता देंगे, तो उसका भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर आगे कल से बताने वाले हैं हम, तब कल का 2 लेक्चर भी और लेंगे। एक आपका ये रहेगा स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, कि एबव बेस स्पीड और बिलो बेस स्पीड कैसे प्राप्त करते हैं, और आपका वो स्विनबर्गर टेस्ट वोस्ट है, उन सभी को अभी कवर कर लेंगे आने वाले 2 लेक्चर में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक। यहाँ पे स्टार्टर वगैरह है, 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, तो इन सभी को बहुत अच्छे से बताने वाले हैं आने वाले लेक्चर में, ठीक फ्रेंड्स।
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब आप देख सकते हैं, तो आगे आने वाले लेक्चर में बताने वाले हैं। तो ठीक, घबराइएगा मत, एक एक टॉपिक को एकदम कवर करेंगे। आपके एग्जाम आने से पहले सारे चीज़ों को एकदम कवर कर लेंगे। और डीसी मोटर को ख़त्म करने डीसी मोटर को ख़त्म करने के बाद फ्रेंड्स आप सभी का ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो डिफरेंशियल मोटर देख लीजिए। ड्यू टू अनस्टेबल टॉर्क एंड स्पीड दीज मोटर डू नॉट हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अनस्टेबल टॉर्क और अनस्टेबल स्पीड होने के कारण इसका यूज हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं करते हैं डिफरेंशियल मोटर का। और स्पीड रेगुलेशन का अगर हम बात करें तो शंट मोटर है बेस्ट स्पीड रेगुलेशन। शंट मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है। और डिफरेंशियल मोटर है नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन। और डिफरेंशियल मोटर का ये पॉइंट है कि इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है वो निगेटिव होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एज द स्पीड इंक्रीज विथ लोड, और इसका जो स्पीड होता है वो लोड के साथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? 5SH माइनस 5SE होगा। जितना ज़्यादा लोड उतना ज़्यादा IA करंट, आर्मेचर करंट, तो उतना ज़्यादा 5SE सीरीज फ्लक्स। और जब 5SH में से 5SE घटेगा तो आप सभी जानते हैं जो स्पीड होता है वो प्रोपोर्शन होता है किसके? बैक EMF या फिर V माइनस IA अपान 5SH के। रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे क्या है? 5SH माइनस 5SE है। तो लोड बढ़ेगा तो IA बढ़ेगा, IA बढ़ेगा तो 5SE बढ़ेगा, 5SE बढ़ेगा तो आपका रिजल्टेंट जो फ्लक्स है वो 5SH माइनस 5SE के कारण घट करके कम आ जाएगी, तो आप सभी का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ हम लिखे हैं कि डिफरेंशियल मोटर, हाँ एज स्पीड, हाँ यहाँ पे डिफरेंशियल मोटर हैव नेगेटिव स्पीड रेगुलेशन एज द स्पीड इंक्रीज विथ लोड। लोड के बढ़ने के साथ साथ इसका स्पीड भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो हम बता चुके हैं। ठीक, आगे देखिए। डिफरेंशियल मोटर may have zero speed regulation with any external control. Important point है, differential motor may have a reverse direction of rotation during starting or when motor draw large current from supply mains. तो डिफरेंशियल मोटर जो होता है वो उसका रोटेशन का डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ड्यूरिंग स्टार्टिंग और व्हेन मोटर ड्रा लार्ज करंट फ्रॉम द सप्लाई मेंस। स्टार्टिंग के दौरान जब मोटर सप्लाई से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रही है। ठीक, ये हुआ सबका पूरा मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे समाप्त। और चलिए हम देख लेते हैं जनरेटर का भी जल्दी जल्दी। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। अभी तक हमने बात किया डीसी मोटर की, अब हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की। तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक होता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या एक होता है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक लोड की कंडीशन में, एक विदाउट लोड की कंडीशन में। तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने लोग बहुत और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसको सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक, और आप देख सकते हैं अगर नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज प्लॉट बिटवीन नो लोड इंड्यूस EMF E0 और या फिर इसी को VS बोल सकते हैं, और IF फील्ड करंट एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक, और लोड का कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स चलिए बात करते हैं आगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह सबका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसके फील्ड वाइंडिंग को हम लोग एक्सटर्नल सोर्स से एक्साइटेड कर रहे हैं। और ये है आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये है बैक EMF, ये है पूरा आर्मेचर, ये है आर्मेचर करंट। जनरेटर है, इस वजह से यहाँ पे करंट देखिए बाहर की तरफ जा रहा है। इधर है लोड और यहाँ पे लोड में लगाए हैं एक स्विच। तो ये नो लोड टर्मिनल वोल्टेज ये है। ठीक है, ये जो V लगाए हैं। तो देखिए एट नो लोड टर्मिनल वोल्टेज E0, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? जो वोल्टेज यहाँ पे होगा जनरेटेड वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज नो लोड वोल्टेज होगा। तो V बराबर आप क्या लिख सकते हैं? E0 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन होगा आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप होगा। जैसे अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो ये अभी ओपन सर्किट था, इसी वजह से ये जो यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज हो रहा था वो सीधा सीधा यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। लेकिन अगर हम स्विच को बंद कर देंगे तो ये करंट जाने लगेगी इस सर्किट से। तो क्या होगा? करंट जाने से क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक, तो जैसे आर्मेचर रिएक्शन कारण ड्रॉप होगा, तो अगर अब हम कंसीडर करेंगे टर्मिनल वोल्टेज तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? जितना वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है और जो वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर में ड्रॉप हो रहा है और जो भी मतलब रास्ते में वो घटेगा। तो E0 माइनस आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे देखिए ये अब टर्मिनल वोल्टेज होगा E0 माइनस आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक फ्रेंड्स, तो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, उसको हम लोग इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। मतलब
एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बता दिए। अब जब आप सभी का टर्मिनल वोल्टेज ई, टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस है, ये वी एस मतलब वर्सेस होता है, और आर्मेचर करंट के बीच में जब ग्राफ मतलब ये, अभी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या समझे थे? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपका यही है कि जब आप सभी का टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो आप सभी का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वी टी बराबर टर्मिनल वोल्टेज बराबर ई नॉट माइनस आर्मेचर रिएक्शन माइनस आई ए आर ए, आर्मेचर रिएक्शन का जो ड्रॉप है, और आई ए मतलब आई ए आर ए जो ड्रॉप हो रहा है रास्ते में, या फिर जो रेजिस्टेंस हम लोड लगाए हैं उसके वो घटा देंगे अगर हम नो लोड वोल्टेज से, तो सभी का टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। और यहाँ पे वी टी बराबर आप वी एस वर्सेस वी टी वर्सेस आई एल, मतलब टर्मिनल वोल्टेज, और आई एल मतलब लोड करंट, इसको यार कन्फ्यूज कर रहा होगा आपको, ठीक। वी टी आई एल मतलब टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो आप सभी का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे आगे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इज प्लॉटेड बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज वी टी वर्सेस आई एल लोड करंट, मतलब लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा वो आप सभी का एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाएगा, ठीक। आगे आइए तो देखिए, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, आप नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फिर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं, और नो लोड है इसलिए स्विच ऑन करेंगे, और सेपरेटली एक्साइटेड है तो आप देख सकते हैं इसका जो सिर्फ फील्ड वाइंडिंग है वो एक्सटर्नल डीसी सोर्स से एक्साइटेड हम कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएगा वो डायरेक्टली आप यहाँ पे देखिए, ये ई नॉट नो लोड टर्मिनल वोल्टेज है, और ये आर्मे ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का है ये। तो आर्मेचर ड्रॉप जब होगा तो वो आप सभी का ई इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये आएगा, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम वी टी को कंसिडर करेंगे, अगर हम ये आर ए ड्रॉप, ये तो आर्मेचर रिएक्शन का जो ड्रॉप हो रही थी, अब ये आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप हो रही है, अगर उसको भी अगर हम नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से घटा देंगे तो आप सबका जो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स वो आएगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी अगर हम नो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, अगर हम ओनली वन आर्मेचर ड्रॉप को घटाएंगे नो लोड टर्मिनल वोल्टेज से तो आप सभी का वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे देख सकते हैं आप लोग, इट इज़ रियली यूज जनरेटर बिकॉज इट रिक्वायर्ड सेपरेट सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। इसका यूज रियर केस में किया जाता है, मतलब कभी कभी कर दिया जाता है। क्यों रियर केस में किया जाता है, ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको ना सेपरेटली सोर्स ऑफ एक्साइटेशन, इसके एक्साइटेशन के लिए सेपरेटली सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसका यूज उतना नहीं किया जाता है। इट यूज इन स्पेशल एप्लीकेशन लाइक, इसका यूज बहुत स्पेशल मतलब बहुत विशेष कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि डीसी पावर सप्लाई इन शिप एयरक्राफ्ट, जैसे कि शिप में या फिर एयरक्राफ्ट में डीसी पावर सप्लाई करने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन वार्ड लियोनार्ड मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल एज मेन जनरेटर। इसका यूज वार्ड लियोनार्ड मेथड, इस जो आप सभी का भी आगे हम बताएंगे वार्ड लियोनार्ड मेथड के बारे में, कि जो आप सभी का जनरेटर का जो स्पीड कंट्रोल का एक मेथड है वार्ड लियोनार्ड मेथड, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। चलिए आगे, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्साइटेड। अभी तक आपने सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर देखा, अब आप देखने जा रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में शंट जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कई टाइप के होते हैं, शंट होता है, सीरीज होता है, कम्युलेटिव होता है, डिफरेंशियल होता है। तो पहले आप सबके सामने है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, ये है शंट में आने वाली करंट ISH, या आर्मेचर से जाने वाली करंट IA, ठीक। और ये क्या है, मतलब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमें क्या निकालना रहता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें क्या करना रहेगा, इसको ओपन करेंगे तो ये सारी करंट इधर चली जाएगी, इससे IA ISH इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेपरेटली एक्साइटेड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरनल वाला E नॉट और IF के बीच में। मैंने बताया था कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स E नॉट और IF के बीच में प्लॉट होगा, ठीक। और ये है शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट जनरेटर का इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो OA आपको दिख रहा है इसको कहेंगे वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, ठीक। और IA बराबर हो जाएगा IL प्लस ISH, IA बराबर IL
प्लस V/ISH। और आप सभी जानते हैं कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है और ये थीन वायर का होता है, इस वजह से इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो जाने वाली करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जिसको कि आप नेगलेक्ट भी समझ सकते हैं, मतलब IA अप्रॉक्सीमेट IL के इक्वल्स आप समझ सकते हैं। ठीक, तो वही चीज़ फिर से कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फिर हमने ड्रा कर दी है दोबारा। आप सभी का E0 वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, और अगर IRA कंसिडर कर लेंगे तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए जिस फ्रेंड जितने भी चीज़ें यहाँ पे है इसको फटाफट नोट करते रहिए। हमें भी पता है हो सकता है हम फास्ट चल रहे होंगे ज़रूर, लेकिन क्या करना है, आप सभी को वीडियो को रोकना है और फिर चीज़ों को नोट करना है। फिर आराम से एक आप ऐसा करिए ना कि एक बार हमारे वीडियो को बस सुनिए, ध्यान से देखिए, सेकेंड बार आप नोट कर लीजिएगा, इतना आप कष्ट करिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो in its operating region shunt generator is approximately constant flux machine, but beyond the breakdown point the terminal voltage affected drastically in its operating region. It can be used for small rating DC power supply। इसका यूज स्मॉल रेटिंग के DC पावर सप्लाई में किया जाता है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग सर्किट में, एंड आल्सो यूज्ड पायलट एक्साइटर इन द एक्साइटेशन सिस्टम ऑफ अल्टरनेटर। ठीक, इसका यूज पायलट एक्साइटर में किया जाता है और अल्टरनेटर के एक्साइटेशन में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं व्हाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC शंट जनरेटर इज ड्रूपिंग। तो DC शंट जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक ड्रूपिंग होता है, इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप सबके सामने आ गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर है आप सबके सामने, आप देख सकते हैं इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसके सीरीज में लगा हुआ है। ये है पूरा आर्मेचर रेजिस्टेंस, बैक EMF, सप्लाई, टर्मिनल वोल्टेज, ये है लोड। ठीक, सिंस सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, अर्थात नो लोड कंडीशन में देयर इज नो एनी सीरीज फील्ड करेंट, मतलब नो लोड की कंडीशन में इसके सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं जाएगी। आप समझ रहे हैं नहीं, कैसे नहीं जाएगी? नो लोड है ना, मतलब कोई लोड ही नहीं है तो कोई लोड में करंट ही नहीं जाएगा। और आर्मेचर और लोड और इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। जब कोई करंट ही नहीं जा रहा है लोड में तो सीरीज में वाइंडिंग में भी कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक, अर्थात एट नो लोड कंडीशन में देयर इज नो एनी सीरीज फील्ड करेंट। ठीक, तो यह है नो लोड। नो लोड पहले हम क्या करेंगे, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। ठीक, तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज जनरेटर कैन नॉट बी ड्रॉ। इस वजह से कोई करंट ही नहीं जा रही है तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ ही नहीं होता है DC सीरीज का। जब यार कोई करंट ही नहीं है तो आप ड्रॉ किसके बीच में करेंगे? तो आगे देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC जनरेटर, देन इट्स फील्ड वाइंडिंग इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट विथ सेपरेट DC सोर्स। अगर हम ज़बरदस्ती या फिर हमें ज़रूरत है कहीं पे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की DC सीरीज मोटर का, अगर हम चाहते ही हैं ड्रा करना, तो जो इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ना उसको हम लोग एक सेपरेटली DC सोर्स से एक्साइटेड करेंगे। वही चीज़ देखिए, इफ़ इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रा द नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC जनरेटर देन इट्स फील्ड वाइंडिंग इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट विथ सेपरेट DC सोर्स। ठीक, ये है इसका नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स E0 IA के बीच में या फिर IF के बीच में। अगर आर्मेचर रिएक्शन होगा तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और IARA अगर ड्रॉप हटा देंगे नो लोड वोल्टेज से तो आप सबका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो ये रहा आपका। अगर हम सीरीज और शंट को दोनों को एक करके देख रहे हैं तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पर रहता ही है नो लोड वोल्टेज, और ये सीरीज का है ओवरऑल, और ये शंट का कुछ इस प्रकार आता है। ठीक, ये हम कंपेरिजन कर रहे थे और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मस्त है। बिफोर सैचुरेशन बूस्टर, सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन शंट जनरेटर। तो जो आरसीबी का सीरीज जनरेटर होता है वो सैचुरेशन के पहले एक बूस्टर की तरह काम करता है। बूस्टर की तरह देखिए, एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब बहुत सारे जगहों पे आता है कि ट्रांसमिशन लाइन में या फिर कहीं पे भी जो बूस्टर यूज होता है वो कौन सा मोटर होता है। तो आज से आपको याद रखनी है, जो बूस्टर यूज होता है वो DC सीरीज जनरेटर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? जो बूस्टर रूप में जनरेटर या फिर मोटर
जनरेटर यूज होता है और डीसी सीरीज जनरेटर यूज होता है। या फिर बोल दे कि बूस्टर में क्या यूज होता है, तो डीसी सीरीज जनरेटर यूज होता है। ठीक, अब इसका काम क्या है बूस्टर का, तो इट इज ए वेरिएबल जनरेटर with rising characteristics the series flux directly increase with load. It is not suitable for normal power supply but used as booster in long distance DC distribution feeder। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सीरीज जनरेटर का वो राइजिंग नेचर का होता है। राइजिंग जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये देखिए राइजिंग, ये उठ रहा है ना, राइज कर रहा है ना, इसलिए इसको राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। इस वजह के राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण जो इसका सीरीज फ्लक्स होता है, मतलब अगर हम जितना ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका आर्मेचर करंट बढ़ेगा, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ज़्यादा करंट जाएगी, तो वहाँ पे जो जनरेट होने वाली फ्लक्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के लोड इसमें जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स डायरेक्टली इंक्रीज होगा, जो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द नॉर्मल पावर सप्लाई बट यूज एज बूस्टर इन लॉन्ग डिस्टेंस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। तो इस जो भी लॉसेस हो रहा है वो इसकी क्षतिपूर्ति कर देगा, मतलब कि इसके टॉर्क की वैल्यू बढ़िया कर देगा और बढ़िया अच्छी गति से मतलब टॉर्क वैल्यू बढ़िया हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये बूस्ट करने का काम करेगा। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप जो है उसकी भरपाई करने का काम करेगा। ठीक, तो वंस द पोल गेट सैचुरेशन देन इट्स बिहेवियर विल बिकम शंट जनरेटर एंड हैविंग ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो आगे आप देख सकते हैं सीरीज जनरेटर मे बी यूज एज बूस्टर बिकॉज इट हैज़ राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो सीरीज जनरेटर का यूज हम बूस्टर के रूप में कर सकते हैं इसके राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक नेचर के होने के कारण। ठीक, तो आगे यहाँ पे हम शंट जनरेटर लगाए हैं, यहाँ पे इसके सीरीज जनरेटर लगाए हैं, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग, यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे लोड, यहाँ पे VS VR। तो सिंस जनरेटर व्हेन इट्स पोल्स गेट सैचुरेट देन इट्स बिहेवियर विल बिकम लाइक शंट जनरेटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम ड्रूपिंग नेचर। मतलब ये कह रहा है कि सीरीज जनरेटर अगर सैचुरेट हो जाती है, सीरीज जनरेटर का पोल अगर सैचुरेट हो जाता है तब ये बिहेव करने लगेगा शंट जनरेटर की तरह। मतलब जो इसका नेचर फिर राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक था, अब वो राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ना होकर के ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखे हैं साफ साफ, सीरीज जनरेटर व्हेन इट्स पोल गेट सैचुरेटेड देन इट्स बिहेवियर विल बिकम लाइक शंट जनरेटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो चलिए आपका ये सीरीज पूर्ण रूप से हुआ खत्म सीरीज शंट। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड, अंडर कंपाउंड जनरेटर आते हैं। ये कम्युलेटिव है, आप सभी जानते हैं कम्युलेटिव में सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग लगते हैं। तो ये इसके आर्मेचर के शंट में शंट फील्ड वाइंडिंग और इसके सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये डाइवर्टर है, ये लोड है। ठीक, तो ई नॉट बराबर K5PZ/60 है। तो इसमें क्या होता है देख लीजिए आप लोग यहीं से, कम्युलेटिव है मतलब दोनों फ्लक्स जुड़ेंगे तो ओवरऑल फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगा और बैक EMF जनरेटेड EMF की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो वही चीज़ है। इन दोनों को देखिए अभी हम एक में पहले थ्योरी बता देंगे, उसके बाद कर्व को दोनों का एक ही बताएंगे, मतलब डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर दोनों का कर्व एक ही बताएंगे। पहले इसका थ्योरी आप लोग देख लीजिए। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर फाई नेट बराबर होता है phi SH + phi AC। ठीक, कम्युलेटिव मतलब जोड़, मतलब phi SH और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग है जो दोनों करंट फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसमें जुड़ेगा। तो आगे देखिए, ड्यू टू सीरीज फ्लक्स इट्स वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेटर देन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर एंड शंट जनरेटर। तो ड्यू टू सीरीज फ्लक्स के होने के कारण इट्स वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेटर, इसका जो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बेटर होता है किससे, देन सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और शंट जनरेटर के अपेक्षा। ठीक, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का सीरीज फ्लक्स होने के कारण इसका वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और शंट जनरेटर के अपेक्षा। ठीक, तो आगे देखिए, बाय एडजस्टिंग द सीरीज फ्लक्स विद ए डाइवर्टर द वोल्टेज अक्रॉस द लोड कैन बी मेड एग्जैक्टली इक्वल टू रेटेड वोल्टेज और एबव द रेटेड वोल्टेज और बिलो द रेटेड वोल्टेज। तो बाय एडजस्टिंग द सीरीज फ्लक्स विथ ए डाइवर्टर, तो डाइवर्टर जो हम यूज किए हैं इसमें आपको दिख रहा होगा, ये डाइवर्टर है।
तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस हम डाइवर्टर यूज किए हैं। तो इस डाइवर्टर का उपयोग करके हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स जनरेट हो रही है सीरीज फ्लक्स, उसकी वैल्यू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, एडजस्ट द सीरीज फ्लक्स विथ ए डाइवर्टर, द वोल्टेज अक्रॉस द लोड कैन बी मेड एग्जैक्टली इक्वल। और जो वोल्टेज बन रहा है लोड के क्रॉस, उसकी वैल्यू हम इक्वल कर सकते हैं रेटेड वोल्टेज की। ठीक, या फिर एबव रेटेड वोल्टेज से हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप समझे नहीं पूरा बात, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो पैरेलल में आप सभी का डाइवर्टर लगा होता है, उसका यूज या फिर उसको एडजस्ट करके हम सीरीज फ्लक्स की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं। इसको घटा बढ़ा के होगा क्या कि लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम रेटेड वोल्टेज के इक्वल भी कर सकते हैं, और रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और रेटेड वोल्टेज से कम भी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए आप लोग। It is widely used or manufactured DC generator used for large rating DC power supply due to flexible in its characteristic। इसका उपयोग हम लोग डीसी जनरेटर के मैन्युफैक्चर्ड में करते हैं, और लार्ज डीसी रेटिंग या फिर डीसी पावर रेटिंग के सप्लाई में भी करते हैं, और ड्यू टू फ्लेक्सिबल इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो किस नेचर के कारण फ्लेक्सिबिलिटी, इसके कैरेक्टरिस्टिक में जो इतना फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इस नेचर के कारण इसका उपयोग हम लोग डीसी जनरेटर के मैन्युफैक्चर्ड में, और कहीं पे अगर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर रेटिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो कम्युलेटिव पोर्ट रेशियो हुआ आप सभी का ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। तो देखिए, इफ़ द सीरीज फील्ड फ्लक्स अपोज द शंट फील्ड फ्लक्स देन करेस्पॉन्डिंग जनरेटर इज कॉल्ड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। जब आप सभी का सीरीज फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स का अपोज करता है, विपरीत होता है, तो आप सभी का वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहा जाएगा। और ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, इसको बना लीजिए आप लोग। और चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, फाइन नेट क्या होगा, घटेगा, शंट फ्लक्स में से सीरीज फ्लक्स घटेगा। तो कहने मतलब क्या है, लोड जितना ज़्यादा इसमें आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू घटेगी, और रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू जब घटेगी तो आप सबका वोल्टेज की वैल्यू घटेगा। ठीक, वही ऊपर भी देखेंगे आप लिखें कि अगर आप लोड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो सीरीज फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, सीरीज फ्लक्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फाइन नेट की वैल्यू घटेगी, फाइन नेट की वैल्यू अगर घटेगी तो बैक ईएमएफ या फिर जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू घटेगी। अर्थात लोड के बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान तेज़ी से घटता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। ठीक, लोड के बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान तेज़ी से घटता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में। तो उम्मीद करते हैं कैसे घटता है समझ आ चुका होगा। लोड अगर बढ़ाएंगे तो IL बढ़ेगा, IL बढ़ेगा तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि सीरीज फ्लक्स लोड के सीरीज में कनेक्ट है, और जब सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो फाइन नेट घटेगा तो जनरेटेड EMF घटेगा, जिसके कारण टर्मिनल वोल्टेज का मान तेज़ी से घटता है। ठीक, तो लगभग आपका हुआ यहाँ पे ख़त्म। और थोड़ी सी बात और है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। जैसे कि वेल्डिंग जनरेटर, तो इसका उपयोग हम लोग वेल्डिंग जनरेटर में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वेल्डिंग जनरेटर में हमें लो वोल्टेज और हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में आप सभी के लो वोल्टेज आ रही है और हाई करंट आ रहा है। और देख लीजिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। तो अगर वाइंडिंग के बारे में हम बताएं तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होता है। लैप वाइंडिंग आप सभी जानते हैं कि जहाँ पे हाई करंट और लो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग लैप वाइंडिंग लगाते हैं। और लैप वाइंडिंग में जो अगर A और P नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ कंडक्टर की हम बात करें तो लैप वाइंडिंग A बराबर P होता है, और वेव वाइंडिंग A बराबर 2 होता है। और वेव वाइंडिंग का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें हाई वोल्टेज और लो करंट की ज़रूरत पड़ती है। और रही आगे है कुछ वोल्टेज रेगुलेशन का डिफिनेशन वगैरह है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि नो लोड वोल्टेज से लेकर के फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज का जब आप डिवीजन करेंगे तो आप सभी का वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। और ये है कैरेक्टरिस्टिक्स सभी जनरेटर का, ये पूरा इंक्लूड है इसमें। मतलब ये ऊपर वाला है सीरीज जनरेटर का, और फिर नीचे है ओवर कंपाउंड का, फिर ये फ्लैट कंपाउंड या फिर लेवल कंपाउंड का, ये है अंडर कंपाउंड का, यह है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का, यह है शंट जनरेटर का, और यह है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट सीरीज जनरेटर एंड ओवर कंपाउंड जनरेटर हैविंग निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप सभी का सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो नेगेटिव होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर ही फ्लैट वाले से ऊपर गया है, इस वजह से इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो नेगेटिव होता है। ठीक, तो
चलिए लगभग आज का टॉपिक हुआ यहीं पे ख़त्म, और आगे हम कवर करेंगे आप सबका 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, जैसे कि स्पीड कंट्रोल और वो स्टार्टर। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप सबको इसी प्रकार आप सभी के सेमेस्टर पे यूनिट बाय यूनिट वीडियो एक एक टॉपिक पे ऐसे मिलती रहे, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्रेंड्स हम भी मोटिवेट रह सकें और आप सबके लिए जैसे भी मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू, ये मेहनत करने का सिलसिला कंटिन्यू बना रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।